વધીએ આપણી સાથે આજે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે ખાસ કરીને એ સ્નોમેન લોજિસ્ટિક્સના મેનેજમેન્ટ છે. ઓવરઓલ જે કંપનીના એક્સપેન્શન પ્લાન્સ છે એની પર ડિસ્કશન કરશે આપણી સાથે कंपनी होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ सुनील नायर. शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए. सबसे पहले तो मैं आपके एक्सपेंशन प्लान्स के जो डिटेल्स हैं उसी से शुरुआत करना चाह रही थी, क्योंकि जहाँ तक मैं ठीक समझ रही हूँ आपका 17 सिटीज़ के अंदर एक्सपैंड करके यहाँ से ऑपरेशंस केटर करने का प्लान है और 38 वेयर हाउसेस अक्टूबर तक ये टारगेट लेकर आप चल रहे हैं. अब तक अपडेट क्या है, नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स किस तरीके से वर्कआउट होंगे, एक बेसिक डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएँ, हम लोग आगे बढ़े उससे पहले. जी, सो 38 वेयर हाउसेज जो हमने कहा है उसमें से 37 ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं. एक जो बचा है वो कोयम्बतूर में अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो अक्टूबर एंड नवंबर बिगिनिंग तक वो भी फंक्शनल हो जाएगा. और जो 17 सिटीज है उसमें 16 सिटीज फुल्ली फंक्शनल है एंड कोयम्बतूर जब ऐड होगा तो वो भी 17th सिटी होगा उसमें. सो जी, जो ओवरऑल यूटिलाइजेशन हमारी अभी चल रही है वो 92% की है वेयर हाउसिंग में. एंड जो ट्रांसपोर्टेशन में हम मार्केट एग्रीगेशन कर रहे हैं, स्नो लिंक हमने एक नया टेक्नोलॉजी डाला हुआ है जिससे हम ऑनबोर्ड करते हैं छोटे ट्रांसपोर्टर्स को और उनकी फ्लीट को लेके हम फिर बड़े कस्टमर्स को एंड टू एंड ऑफरिंग देते हैं. तो वो भी काफी अच्छे से चल रहा है. अभी हमारी ट्रांसपोर्ट रिवेन्यू में उसका कंट्रीब्यूशन 25% तक आ गया है. सो ओवरऑल चीजें ठीक लग रही है. जो ट्रेंड हमको Q1 में मिला था वो ट्रेंड अच्छी हो रही है. ओवरऑल कस्टमर सेगमेंट्स आर क्वाइट वाइब्रेंट इन टर्म्स ऑफ कि जो वॉल्यूम शिफ्ट हो रही है, आ रही है, जा रही है, काफी अच्छी थ्रूपुट निकल रही है वेयर हाउसेस से और ट्रक्स से. तो आगे के क्वार्टर्स अच्छे ही लग रहे हैं. और एडिशन जो ये वेयर हाउसेस के हुए हैं, 2 नए वेयर हाउस हुए हैं. एक हमने ई कॉमर्स की वेयर हाउस मुंबई में भी स्टार्ट की है लास्ट वीक, उस वो भी हैं. एंड हमारे जो एग्जिस्टिंग वेयर हाउसेस है वहाँ पे भी हमने छोटे छोटे एक्सपेंशंस किए हैं अवेलेबल लैंड पार्सल्स में. तो ये सारे मिला के ओवरऑल ट्रेंड जो हमें अगले कुछ क्वार्टर्स की लग रही है काफी अच्छी लग रही है. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, ई कॉमर्स के बारे में आप बता रहे थे तो मैं थोड़ा और डिटेल उसके बारे में समझना भी चाह रही थी. क्या ये ट्रांसलेशन आपने कोविड के टाइम से अभी तक जो देखा है वो क्वांटम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स भी किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, क्योंकि डिस्ट्रप्शंस जो हुए थे उसकी वजह से सेंटिमेंट शिफ्ट हुआ था. ये जर्नी कैसी रही, और चूंकि आप ये अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स किस तरीके से पैन आउट होंगे पूरी इंडस्ट्री के लिए. सिर्फ स्नोमैन लॉजिस्टिक्स की बात नहीं करते, क्योंकि आप यहाँ पे जो ई कॉमर्स का पोर्शन का जो रेवेन्यू पोटेंशियल देख रहे हैं वो काफ़ी बड़ा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो ये कितना पाई बढ़ता हुआ दिखेगा, एक आइडिया अगर आप हमारे दर्शकों के लिए दे पाएँ. जी बिल्कुल. तो देखिए, ई कॉमर्स पर्टिकुलरली हम जिस सेगमेंट में काम करते हैं वो है फूड एंड ग्रोसरीज. और ये सेगमेंट में ऑलरेडी काफी ई कॉमर्स प्लेयर्स थे, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स थे वेदर इट इज फ्लिपकार्ट और अमेजोन, ये उसमें नहीं थे. और इन्होंने 3-4 साल पहले ये स्ट्रेटेजी बनाई थी, इसमें उनको जाना है. और उस टाइम उनको कोई ऐसे एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी जो फूड हैंडलिंग जानते हैं, फूड की कंप्लायंस जानते हैं. और उस टाइम हमने टाइप किया था अमेजोन के साथ और हमने 2019 अक्टूबर में पहली फैसिलिटी मुंबई में ओपन की थी. और वो ओपन होके जैसे ही वो थोड़ी स्ट्रीमलाइन हुई, क्योंकि वो पहली थी, काफ़ी चीज़ें न्यू थी, टेक्नोलॉजी न्यू थी, आईटी टेक्नोलॉजी, और ऑपरेशनली काफ़ी नए नई चीज़ें थी. फिर उसके बाद 20 मार्च में लॉकडाउन वगैरह आ गए थे. तो उस टाइम सडनली स्पर्ट आया था बिजनेस में और फैसिलिटी ओवर यूटिलाइज हो गई थी. उसी टाइम हम ये भी बात कर रहे थे कि एक सिमिलर फैसिलिटी हम दिल्ली में बनाएंगे. पर जिस तरह से डिमांड्स बढ़ रही थी, हमने फिर वो डबल कैपेसिटी की दिल्ली में बनाई थी फैसिलिटी, और वो अभी फुली यूटिलाइज हो चुकी है. वो बन गई थी अक्टूबर 2020 में. उसके बाद अब बॉम्बे में हमने जो नई फैसिलिटी खोली है वो 3 टाइम्स बड़ी खोली है जो फर्स्ट फैसिलिटी मुंबई की थी. तो इस तरह से जो डिमांड दिख रही है, डिमांड तो ह्यूज है. आई मीन अब भी हम पूरी डिमांड जितनी ऑर्डर आती है डेली उसको हम फीड नहीं कर पाते हैं हमारे ऑपरेशनल, इसीलिए हमने अभी बड़ी फैसिलिटी ली है. और अब हम एक पूना में भी बना रहे हैं फैसिलिटी, और इसके बाद हम अहमदाबाद और बैंगलोर और हैदराबाद की भी प्लानिंग कर रहे हैं. सो जो ओवरऑल कन्वीनियंस जो ऑफर हो रही है कंज्यूमर्स के लिए कि आप घर में बैठ के ऑर्डर दे दो, आपको सब कुछ मिल रहा है. और उसमें भी जिस तरह से वो रेंज ऑफर कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हम जाते भी हैं अगर शॉप्स में तो वो कुछ चीज़ें नहीं मिलती है जो स्पेसिफिक होती है, पर ऑनलाइन में हम उसको ढूंढ के ऑर्डर कर ही सकते हैं.
सो ये सब चीजें देखकर तो लगता है कि आने वाले पीरियड में ये बिजनेस जो है ये काफी काफी बड़ा होने वाला है। ओके, अग्रीड सर। और कैपेसिटीज़ की अगर बात करें, टोटल कैपेसिटीज़ कितनी ऐड ऑन होने के बाद हो जाएगी, और साथ ही इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजेशन रेट्स कितना इम्प्रूवमेंट हम लोग अब जो सेकेंड वेव था उससे अब तक विटनेस कर रहे हैं? अगर आप लास्ट ईयर ई कॉमर्स की बात कर रही हैं ओवरऑल। ओवरऑल, तो अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे तो हमारी वेयरहाउसिंग यूटिलाइजेशन जो थी वो काफी अच्छी थी, 85-88% पे थी, और आज हम 92% पे हैं। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट यूटिलाइजेशन थी वो लास्ट ईयर काफी हैम्पर हुई थी। जब नेशनल लॉकडाउन हो गया था तो ऑलमोस्ट 300 गाड़ियों में से 200 गाड़ी तो हेल्ड अप हो गई थी, वो नहीं मूव हो रही थी। ओनली 100 गाड़ियां मूव हो रही थी, वो भी इसेंशियल्स को लेकर मूव कर रहे थे। तो वो सिचुएशन काफी इंप्रूव हो गई है। अब हमारी 300 गाड़ी तो यूज होती ही है, उसके साथ हम मार्केट से भी 100-125 गाड़ियां लेते हैं, और 400 गाड़ियों का बिजनेस अभी हम कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम यूटिलाइजेशन की बात करें लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर, ये काफी अच्छी हुई है। छोटे छोटे लॉकडाउन्स एंड कर्फ्यूज जो लगे हैं उसमें भी क्योंकि हम अभी इसेंशियल्स में ही हैं, हमारी गाड़ियां रोकी नहीं गई और उसमें हम बिजनेस करते रहे। तो ओवरऑल अगर आप पूछोगे तो ट्रांसपोर्ट बिजनेस ऑलमोस्ट 50% से बेटर हुआ है लास्ट ईयर से इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट एंड वॉल्यूम। वेयर हाउस मोरलेस इज देयर, बिकॉज वेयर हाउस में माल पड़े थे, हम उनकी प्रोटेक्शन कर रहे थे, वेयर हाउसेस ऑपरेशनल थे, ओनली इसेंशियल्स माल जो था वो बाहर जा रहा था, बचे हुए सारे वेयर हाउस में थे। तो यूटिलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज मोरलेस सेम और स्लाइटली बेटर। 85-86% से हम अभी 92% पे हैं। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, मैं फार्मा के ऊपर एक और डिस्कशन करना चाह रही थी सर, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर अपॉर्चुनिटीज़ आगे बढ़ती हुई दिख रही है, कितना पोटेंशियल आप ये लैंडस्केप के अंदर देख रहे हैं? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ, क्योंकि पिछली बार हम लोग बातचीत करे थे और मैं आपके कुछ स्टेटमेंट्स भी पढ़ रही थी। नियरली 3 से 4% वैक्सीन के थ्रू रेवेन्यू जनरेट होता है, जो आने वाले समय में थोड़ा और बढ़ेगा, और उसके रिगार्डिंग एडिशनल जो सेटअप है वो भी करना पड़ेगा। ये सिनारियो किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है? तो देखिए, हमने जो फार्मा वर्टिकल शुरू की थी वो करीब 3.5-4 साल पहले की थी, और कोविड से पहले ही हम वैक्सीन करते थे। जो दूसरे वैक्सीन से हम इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन करते थे, मीजल्स की करते थे। तो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की हमारे कंपनी के पास वो एक्सपर्टीज तो थी ही। करीब 10% हमारा जो बिजनेस होता है आज वो फार्मा वर्टिकल से होता है। जब कोविड वैक्सीन आया तो उम्मीद ये थी कि ये काफी वॉल्यूम लेकर आएगा और कोल्ड चेन की काफी यूज होगी। एट द सेम टाइम जिस तरह से हम ऑलरेडी वैक्सीन कर रहे थे, हमें पता था कि ये वैक्सीन आकर रुकने वाला नहीं है, ये जैसे आएगा उसी तरीके से वो बाहर भी जाएगा, क्योंकि वही तो जरूरत है कि ये पहुंचे हर आदमी के पास। तो जब वैक्सीन आया इसी तरह से हुआ, ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन हुआ, वेयर हाउसिंग बहुत कम हुई उसकी। और जैसे कि आपने जाना होगा कि स्पुतनिक वैक्सीन जो है इंडिया में वो हम सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे 5 वेयर हाउसेस में वो स्टोर किया जाता है आफ्टर इम्पोर्टिंग। उसके बाद हम उसको डिलीवर करते हैं सारे हॉस्पिटल्स में और वैक्सीनेशन सेंटर्स में। तो ये जो एक्टिविटी है ये भी काफी हाई वेलोसिटी वाली है, तो काफी स्टोरेज वगैरह की जरूरत होती नहीं है उसमें। जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि अब काफी वैक्सीनेशन हो चुकी हैं और काफी ऑप्शंस भी आ चुके हैं, ये एक साइजेबल बिजनेस होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होगा जैसे इसकी बात हो रही थी। लेकिन ओवरऑल फार्मा की अगर आप अपॉर्चुनिटी देखें तो वो काफी बड़ी है। जैसे अभी हम 10% कर रहे हैं फार्मा में, और अभी 3-4% वैक्सीन से ऐड होता है तो 14-15% हमारा फार्मा हो जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि वैक्सीन 3-4% पे ही रहेगा, लेकिन ओवरऑल फार्मा बढ़ता जाएगा।